अस्सलाम वालेकुम। आइसलैंड, अगर हम इस कंट्री को नक्शे पर देखें तो कुछ खास नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ये कंट्री किसी भी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो जाहिर है आइसलैंड को हर तरफ से समंदर का पानी लगता है, तो मतलब अटलांटिक ओशन का। अगर हम समंदर के रास्ते से आने जाने की बात करें तो इसको सबसे नजदीक कंट्री लगता है ग्रीनलैंड, नॉर्वे और यूके। ये कंट्री हैं जो कि इसको नजदीक पड़ते हैं समंदर के रास्ते से। आज से तकरीबन 1100 साल पहले नॉर्वे से ही वाइकिंग्स आए थे और इस कंट्री आइसलैंड मतलब इस आइलैंड को डिस्कवर किया था। आइलैंड मतलब जजीरा, इसको डिस्कवर किया था और यहाँ पर आकर अपनी सेटलमेंट बनाई थी, मतलब यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया था। और ये वाइकिंग्स कौन थे? तो बस अभी के लिए आप यही समझ लो कि ये कुछ लोग थे जिनको वाइकिंग्स कहा जाता था। अब आइसलैंड की जमीन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 11% इसकी जमीन पर ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स का मतलब होता है ऐसे पहाड़ जो कि बर्फ के होते हैं। आइसलैंड में 130 से ज्यादा वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। ये ऐसे पहाड़ होते हैं जिनमें से लावा फट फट कर बाहर निकलता है, मतलब इरप्शन होती है। और इनमें से कुछ वोल्केनिक माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि आज भी एक्टिव हैं, मतलब इनमें से इरप्शन होती है यानी लावा निकलता है या निकल सकता है। आइसलैंड इस कंट्री को तो कहा जाता है, पर इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है। और वो इसलिए, अगर लैंड ऑफ फायर की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे, मैंने अभी अभी आपको बोला कि वोल्केनिक माउंटेन्स है, तो इसलिए कहा जाता है लैंड ऑफ फायर। और इसको लैंड ऑफ आइस भी कहा जाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ग्लेशियर्स हैं। तकरीबन 11% इसकी जमीन पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है। आइसलैंड में हमें काफी सारे हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कुदरती पूल बन जाते हैं या स्विमिंग पूल जिनमें नहाया जा सकता है और इनमें गर्म पानी होता है। अब जाहिर है ये कंट्री एक ठंडे क्लाइमेट वाला कंट्री है, मतलब यहाँ का मौसम काफी ठंडा होता है, पर यहाँ पर पानी कुदरती तौर पर गर्म, और वो भी स्विमिंग पूल बन जाता है। तो वो कैसे? तो भाई देखो, इसकी वजह होती है जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर। तो चलिए हम इसको जरा आसान कर लेते हैं। असल बात यह है, ये कंट्री आइसलैंड जिस लोकेशन पर है वहां पर जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये कुछ प्लेट्स होती है जिनकी वजह से कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है जमीन के अंदर और पानी गर्म होता रहता है। पर क्या होता है ना कि जो क्रैक्स वगैरह होते हैं ना जमीन में, उनकी वजह से ये पानी या उन क्रैक्स में से ये पानी निकलकर ऊपर की तरफ आता रहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग पूल्स बन जाते हैं जो फिर गर्म पानी के होते हैं। तो इसलिए इनको हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। तो ऐसे पूल्स में वहाँ के लोग नहा भी सकते हैं। ये पानी बिल्कुल सेफ होता है नहाने के लिए और लोग इन पूल्स में इंजॉय करते हैं। गीजर, ये ऐसा वर्ड है जो कि हम शायद अपने घरों में अक्सर लोग ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम गीजर लगवाते हैं ना गर्म पानी करने के लिए, तो इसको हम गीजर कहते हैं। और ये वर्ड गीजर यही आइसलैंड से आया है और ये आया है ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज से। अब ये ओल्ड नॉर्स क्या है? तो आप यूं ही समझ लो अभी के लिए कि ये एक लैंग्वेज है। तो असल में ये वर्ड था पहले गीजा, GEYSA, पर इसको आहिस्ता आहिस्ता गीजर बना दिया गया। ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज से आया था और ये वो लैंग्वेज थी तकरीबन वाइकिंग्स थे ना जो नॉर्वे से गए थे इस आइसलैंड में या आइलैंड में, तो वो बोलते थे इस लैंग्वेज को, ओल्ड नॉर्स को। तो ये वर्ड असल में वहीं से आया है क्योंकि आइसलैंड के आज भी जितने भी रहने वाले लोग हैं इनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही है, ये काफी सारी मिलती जुलती है ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज से जो वाइकिंग बोला करते थे पहले। हाँ, ये जरूर है कि अब इनकी लैंग्वेज में काफी सारी तब्दीली आ चुकी है। आइसलैंड की जितनी भी टोटल आबादी है इसमें से 60% इनकी आबादी इनके कैपिटल सिटी रेकजाविक में ही रहती है। हो सकता है ये मैंने नाम गलत प्रोनाउंस ना किया हो, और यही कैपिटल सिटी इनका लार्जेस्ट सिटी भी है। आइसलैंड के रहने वाले लोगों को आइसलैंडर्स कहा जाता है। कुछ आइसलैंड के रहने वाले लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि अंडरग्राउंड एल्स और ट्रोल्स पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब ये है कि हिडन पीपल्स, यानी कि इनका मानना है कुछ पुरानी कहानियां हैं इनकी इनकी जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। इसका मतलब ये बनता है कि कुछ हिडन पीपल्स हैं, छुपे हुए लोग हैं जो इंसानों की तरह ही होते हैं पर इस जमीन के अंदर छुप कर रहते हैं। किसी न किसी तरीके से हम इंसानों के मामलात में इंटरफेयर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से। तो खैर ये उनका अपना मतलब है। कुछ पुरानी कहानियों पर आज भी लोग यकीन करते हैं, हालांकि वो सच है या नहीं
वो ये कभी भी नहीं जानते, पर यकीन जरूर करते हैं क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं। इसलिए आइसलैंड में हमें कोई भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा और शायद इसकी वजह ये मानी जाती है कुछ इकोनॉमी की वजह से, पर इसकी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको सुनकर काफी हैरानी होगी, आइसलैंड में मच्छर नहीं पाए जाते और वो इसलिए क्योंकि इसका क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है। पर ये जरूर है कि कुछ खास किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह जरूर पाए जाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सैंड फ्लाइज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। हम यूं ही कह लेते हैं कि ये एक ऐसी मक्खी है जिसके काटने से काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। आइसलैंड में हमें वोल्केनोज और ग्लेशियर्स वगैरह तो देखने को मिल जाते हैं, पर आइसलैंड में जंगलात ना होने के बराबर ही हैं। यानी यहाँ पर दरख्त काफी कम मिलेंगे हमें देखने को, क्योंकि वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर शायद पहले जंगलात थे, फिर वाइकिंग्स आए तो उन्होंने इनको खत्म कर दिया इस्तेमाल कर करके। तो ये जरूर है कि आज के वहाँ के रहने वाले लोग रिफॉरेस्टेशन जरूर करते हैं, मतलब इन जंगलात को दोबारा ग्रो करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। आइसलैंड की अपनी कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, मतलब एक प्रॉपर आर्मी जिसके पास हथियार हो वो नहीं है। ये जरूर है कि इनके पास कोस्ट गार्ड भी है और इसके अलावा इनकी पुलिस भी है जो कि पेट्रोल्स करती है, मतलब चलती फिरती तो जरूर है, लेकिन उनके पास भी गन्स नहीं होती क्योंकि इस कंट्री को काफी ज्यादा सेफ माना जाता है। इसलिए अगर यहाँ के हम खाने की बात करें तो यहाँ पर सी फूड काफी ज्यादा शौक से खाई जाती है, जिसमें काफी तरह की फिश भी आ जाती है। फर्मेंटेड शार्क होती है, मतलब इसको पकाने का एक तरीका होता है। लैम्ब शीप मीट, मतलब भेड़ वगैरह का गोश्त खाया जाता है। वेल मीट, वेल फिश जो होती है उसका गोश्त खाया जाता है। और पफिन, ये एक परिंदा ही होता है जो हमें देखने में पेंगुइन की तरह ही लगता है, इसको भी खाया जाता है काफी शौक से। इसके अलावा आइसलैंड के लोग कॉफी भी काफी ज्यादा शौक से एंजॉय करते हैं। आइसलैंड के रहने वाले लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन तकरीबन 83.1 ईयर्स माना जाता है। काफी अच्छा लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब इनकी उम्र, एज। अगर हम आइसलैंड में हो तो ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ से हम नॉर्दर्न लाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब इनको देख सकते हैं। अब ये नॉर्दर्न लाइट्स क्या हैं? तो ये खास किस्म की रोशनियां होती है जो कि हमें आसमान की तरफ नजर आती हैं, क्योंकि जाहिर है ये कंट्री नॉर्थ की तरफ है। आइसलैंड की अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर हमें आर्कटिक फॉक्स देखने को मिलती है। इसके अलावा आइसलैंडिक शीप डॉग और इसके साथ साथ खास किस्म के इनके घोड़े। अब इन घोड़ों की खास बात ये होती है कि एक तो इनके बाल काफी ज्यादा लंबे होते हैं और इनकी बॉडी मस्कुलर होती है और ये काफी फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब ये हर वक्त फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं। आइसलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी पफिन की इसी कंट्री में पाई जाती है, मतलब ये परिंदा काफी ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पर यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर पोलर बेयर नहीं होते। आइसलैंड के रहने वाले लोग किताबों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और शायद ही आइसलैंड में कोई ऐसा घर हो जिसके घर में अपनी एक लाइब्रेरी ना हो। हर घर में अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर होती है क्योंकि ये बुक्स लवर हैं। आइसलैंड की पार्लियामेंट दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट मानी जाती है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 930 एडी में। अगर इनके रिलीजन की बात की जाए तो मेनली वहां पर 72.4% क्रिश्चियंस हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते, पर इसके अलावा बाकी के जो बच जाते हैं वो और मजाहिब के लोग हैं। यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। नॉर्वे और डेनमार्क इस कंट्री पर पहले रूल कर चुके हैं और आइसलैंड को आजादी मिली थी 18 जून 1944 में डेनमार्क से, तो फिर इसका नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड। और अब बिल्कुल आखिर में हम आइसलैंड के झंडे के रंगों का मतलब भी समझ लेते हैं। नीले रंग की बात की जाए तो ये जाहिर करता है ओशियन और स्काई को। सफेद रंग की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्लेशियर्स और स्नो को, मतलब बर्फ के पहाड़ और बर्फबारी। लाल रंग की बात की जाए तो ये जाहिर करता है वोल्केनोज। अगर आप इस झंडे को गौर से देखो तो हमें एक क्रॉस बना हुआ नजर आता है और इसको बोला जाता है नॉर्डिक क्रॉस और ये रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियनिटी को और नॉर्डिक कंट्रीज को। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज का मतलब क्या है? तो भाई देखो, ये कुछ कंट्रीज है जो कि नॉर्थ की तरफ है, इसलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। नॉर्थ की तरफ मतलब हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर की तरफ, जैसा कि डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।